Hi everyone, I hope you all are well. So in this video, I will discuss with you last important long question from the unit 1, that is question number 4. Explain the composition, features and main function of the Council of Ministers या फिर कैबिनेट. सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एज अ हेड. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 74 में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है और ये लिखा है कि उनका हेड कौन होगा, हमारे कंट्री के पीएम. इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इंजॉयज ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स. किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने की पावर इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है. सो टुडे द कैबिनेट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल इम्पॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो करते हैं यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. इनका बहुत सेंट्रल रोल प्ले है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर. नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं. सो फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर्स एंड फोर्थ होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज 4 वन बाय वन. सो सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, मीन सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और टुगेदर दे फॉर्म द कैबिनेट. देयर नंबर वेरीज बिटवीन 15 से 20. सो 15 से 20 के बीच में ये मिनिस्टर्स हो सकते हैं. इन मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है अभी निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर भारती पवार. तो ऐसे करके 15 से 20 मिनिस्टर्स जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रूल्स निकालते हैं. सेकंड है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री में आते हैं मिनिस्टर्स वो कैबिनेट रैंक के होते हैं और सेकंड लेवल जो होता है वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है हायरार्की में, यानी पावर डिवीजन में. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं इनके पास भी कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो हो सकता है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं और ना ही उनकी कोई मीटिंग अटेंड करते हैं. जब तक उनको स्पेशल इन्विटेशन नहीं आएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए कैबिनेट की, तब तक वो मीटिंग का पार्ट नहीं बन सकते हैं. तो सबसे हाईएस्ट जो रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का है और सेकेंड लेवल जो होता है वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का है. थर्ड है डिप्टी मिनिस्टर्स. दे डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ पोर्टफोलियो. डिप्टी मिनिस्टर्स के पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो नहीं होता है. दे आर अटैच्ड टू अ कैबिनेट और द स्टेट मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन देयर वर्क. सो डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. जो भी वर्क उन्हें दिया जाएगा उस वर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. लास्ट है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. दे आर नॉट द मिनिस्टर्स, दस नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क इज़ अलॉटेड टू देम. सो ये मिनिस्टर्स नहीं है किसी भी रैंक के, तो इसीलिए इन्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क नहीं दिया जाता है. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपने सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करना पार्लियामेंट्री वर्क में. अगर ये कोई काम नहीं करते हैं ना ही इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसीलिए इन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है. सिंस 1967 नो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द सेंटर. सो 67 से लेके आज तक कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेंटर में अपॉइंट नहीं किए गए हैं. Now features of the Council of Ministers. So first point है the President is the constitutional head. So यहाँ पर जितने भी Council of Ministers होते हैं जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो एंड स्टेप होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं. तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं कैबिनेट के, बट उसका पार्ट नहीं होते. ही डज़ नॉट प्रिजाइड ओवर और पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग. ना ही वो कैबिनेट की मीटिंग रखवाते हैं, ना ही उसका पार्ट हो सकते हैं, ना ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो सेकेंड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर प्रेसिडेंट उनके हेड नहीं है, ना ही वो मीटिंग रखवाते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ना पार्टिसिपेट कर सकते, तो उनका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर वर्क करते हैं. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास रियल एग्जेक्टिव पावर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सारे जो मिनिस्टर्स हैं फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ मिनिस्टर्स, ये सारे ही सारे प्राइम मिनिस्टर के कहने पर बिल और लॉज बनाते हैं. देयरफॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट. तो इसीलिए इसमें प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है. मेन कहा जाता है जिसके हाथ में पावर है वो पीएम ही है.
थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स दैट द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर द जनरल कंडक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एज अ टीम काम करते हैं और कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाते वक्त वो सारे के सारे आंसरेबल होते हैं लोकसभा को. लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ पर उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है और अगर कोई भी गलत पॉलिसी आती है तो उसके लिए हर किसी को रिस्पॉन्सिबल, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है. Fourth point है the principle of secrecy. Cabinet ministers is free to give his views on the several secret issues but not to disclose anything to the public. Cabinet ministers जो है मीटिंग्स के दौरान अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं बट एक कंडीशन होती है कि वो पब्लिक को कुछ भी नहीं बताएंगे. He must continue to maintain secrecy even after his resignation from the cabinet. कैबिनेट से रिज़ाइन हो जाने के बाद भी वो कुछ भी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि उनकी क्या मीटिंग का एजेंडा था, किस पर्पज़ से उन्होंने वो पॉलिसी निकाली थी. तो ये जो सीक्रेसी है वो उनको मेंटेन करनी पड़ती है जब वो पोस्ट पर होते हैं और पोस्ट से रिज़ाइन भी कर जाते हैं तब भी. फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी. इट मीन्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन द पॉलिसी इशू. कि यहाँ पर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से चूज़ किए जाते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने क्लोज मेंबर्स को चूज़ करते हैं ताकि पॉलिसी बनाते वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो वर्क है वो ईजी हो जाए. सिक्स्थ पॉइंट है मिनिस्टर्स कैन सिट इन बोथ हाउसेस. पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस है लोकसभा एंड अपर हाउस है राज्यसभा. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये किसी भी हाउस की मीटिंग, डिबेट्स और डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं बट ये वोट उसी हाउस में देंगे जिस हाउस के ये मेंबर हैं, क्योंकि वन पर्सन कैन ओनली बिकम अ मेंबर ऑफ वन हाउस. तो वो सिर्फ उसी हाउस में वोट दे पाएंगे बट वो मीटिंग्स जो हैं वो दोनों हाउसेस की अटेंड कर सकते हैं. सेवन्थ पॉइंट है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब है जो लॉज बनाते हैं और एग्जेक्टिव जो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं. इनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन कि मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये ज़रूरी है कंपल्शन कि आप एक हाउस के मेंबर होने चाहिए, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा. और अगर किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए चूज़ करते हैं और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उनको वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं. तो इसीलिए जो लेजिस्लेचर है उसी में से ही एग्जेक्टिव के मेंबर्स को चूज किया जाता है. 8th पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अ पोर्टफोलियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ अ मिशन, कमीशन एंड कैन नॉट शिफ्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिविल सर्वेंट्स. तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी नया रूल निकलेगा या कोई नई पॉलिसी बनेगी तो वो उसके लिए आंसरेबल है पार्लियामेंट को. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिविल सर्वेंट्स यानी कि IPS ऑफिसर्स को नहीं दे सकते हैं. ही हैज़ टू आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ हिज मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए. ट्रिक टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ. तो ये एक ट्रिक है जिससे आप मेन हेडिंग कभी भी भूल नहीं सकते. मैंने यहाँ पे एक्रोनियम बनाया हुआ है, जैसे कि हर मेन पॉइंट का एक वर्ड उठाकर उसका फर्स्ट लेटर अलग कर उसका एक एक्रोनियम बनाया. जैसे यहाँ पर CID RHS PC. ये कई बार थोड़े फ़नी भी होते हैं, कई बार बन भी जाते हैं. सो ये ट्रिक जो होता है ना बेस्ट है, इससे आपका एक भी पॉइंट वहाँ पर एग्जाम में मिस नहीं होगा. CID जैसे कि आपको पता ही है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो राइट हैंड साइड, RHS गया है किसको पकड़ने, PC यानी प्रियंका चोपड़ा. आई नो इट्स क्वाइट फ़नी बट इससे जो होगा ना आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और एक भी पॉइंट नहीं मिस होगा. और यहाँ पर मैंने साइड में आपके लिए लिख भी दिया है कि C रिप्रेजेंट व्हाट, I से क्या रिप्रेजेंट होता है और सामने पॉइंट भी लिख दिया ताकि आपको पॉइंट जो है वो ढूंढने में मुश्किल ना हो. Now the functions of the Council of Ministers, कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये मिनिस्टर्स. सो फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. सो ऑल काइंड ऑफ पॉलिसीज, नेशनल, इंटरनेशनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल आर डिस्कस्ड एंड फाइनलाइज्ड इन द कैबिनेट. सो किसी भी तरीके की जो पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो सारी की सारी कैबिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रेडी करते हैं. आफ्टर अप्रूविंग द पॉलिसी इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल टू गेट इट पास्ड. सो जैसे ही वो अप्रूव कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बिल की तरह ताकि वो एक कानून, लॉ बन सके.
Second point है coordination. It tries to coordinate the policies, programs and working of the various department in order to ensure unanimity of action. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, ताकि कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम आए उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाए। कोई भी एक पॉलिसी जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट को इफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई वेपन्स खरीदना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल डील होगी, उसके लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, डिफेंस मिनिस्टर्स की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है एक पॉलिसी इफेक्ट करती है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेटिव फंक्शंस. ऑल द गवर्नमेंट बिल्स आर ओरिजिनेटेड, ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैबिनेट इन द पार्लियामेंट. सो जितने भी सरकारी बिल्स होते हैं उनकी शुरुआत, उनका ड्राफ्टिंग और उनको इंट्रोड्यूस कैबिनेट ही करता है पार्लियामेंट के अंदर. और ऐसे बिल्स को हम ऑफिशियल बिल्स कहते हैं क्योंकि सरकार ही ऐसा बिल कानून बनाने के लिए लेके आई है. और इन ऑफिशियल बिल्स को प्राइवेट बिल्स के ऊपर जो है प्रायोरिटी मिलती है. प्राइवेट बिल वो होता है जो कोई नॉन मेंबर लेके आता है, कोई इंडिविजुअल लेके आता है जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको नॉन मेंबर बिल कहा जाता है या प्राइवेट बिल कहा जाता है. उसको बाद में देखा जाता है और जो प्रायोरिटी है वो ऑफिशियल बिल को दी जाती है. इट ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू समन और डिसॉल्व द लोकसभा. इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर बोल सकते हैं कि लोकसभा का जो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टॉपिक है, उस पर पहले डिस्कशन होनी चाहिए. या फिर जैसे कि आपको पता है लोअर हाउस लोकसभा वो टेम्प्रेरी हाउस है, उसको डिसॉल्व यानी थोड़े टाइम के लिए बंद किया जा सकता है. तो उसकी भी सजेशन कौन देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही देते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है डिसॉल्व करने की, बट उनको बोलता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल फंक्शंस. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशन. कि जो कंट्री के अंदर कितना खर्चा होने वाला है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं, कौन सा जो पैसा है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एंड फॉर रेजिंग रेवेन्यू टू मीट इट. और कितना टैक्स जो है वो लगाना है इस साल ताकि वो खर्चे के लिए पूरा हो सके. एंड द एनुअल बजट इज़ थॉरली डिस्कस इन द कैबिनेट. एनुअल बजट जो एक साल का आता है उसको एक एक पॉइंट करके पूरा डिस्कस किया जाता है कैबिनेट के अंदर, देन उसको अप्रूव किया जाता है. सो फाइनेंशियल फंक्शंस में भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है फॉरेन रिलेशंस. इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल्सो डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस इंडिया शुड हैव विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बनेगी और इंडिया का जो रिलेशन है नेबरिंग कंट्री से या वर्ल्ड की किसी भी नेशन से वो किस तरीके का होने वाला है. ऑल द नेगोशिएशन ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कैबिनेट ही अप्रूव करते हैं. सो फॉरेन रिलेशन में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स. कैबिनेट हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल की अपॉइंटमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट. सो जितनी भी कंट्री के अंदर मेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यानी कि जॉब पर जिनको रखा जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट कैबिनेट ही करता है. बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा? प्रेसिडेंट. और रियल प्रैक्टिस में प्रेसिडेंट को नेम सजेस्ट कौन करता है? कैबिनेट. और कैबिनेट का हेड कौन है? पीएम. सो अल्टीमेटली जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो ही प्रेसिडेंट को बोलते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो चीफ हो आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, जितने भी मेन इलेक्शन कमीशंस हैं उनके जो हेड होते हैं. तो मेन जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं कंट्री के अंदर वो कैबिनेट के कंट्रोल के अंदर ही होती है. सेवेंथ पॉइंट है एडवाइजरी फंक्शंस. द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, दस ऑल द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट आर टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब यहाँ पे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, मतलब प्रेसिडेंट को वो बात माननी ही पड़ेगी. सो एक्चुअली जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं ना वो किसके बिहाफ पर लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. एट पॉइंट है रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. द पीएम कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. जैसे कि हमें पता है पीएम जो होते हैं वो लीडर है लोकसभा के और कैबिनेट मिनिस्टर्स के, तो इसीलिए वो हर चीज़ पे चेक रखते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अच्छे से काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, जितनी भी एजेंसीज हैं. ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट. अगर किसी टाइम पर लोकसभा या राज्यसभा वर्किंग में नहीं है या कोई एमरजेंसी है और उस टाइम पर हमें इमीडिएट कोई लॉ निकालना है, तो यहाँ पर पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं. बट जो वो ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं वो भी किसके कहने पे? कैबिनेट के. हम हर पॉइंट में यही देख रहे हैं कि जितनी भी प्रेसिडेंट की पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास ही एक्चुअली होती है, और उनके कहने पे ही जो है प्रेसिडेंट रूल निकालते हैं.
Ninth point है crisis management. In case of any natural calamity such as flood, cyclone, epidemic, droughts and fire, etc. Cabinet work as a crisis manager. So इंडिया में अगर कभी भी नेचुरल कैलामिटी जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एक्शन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, वो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं, मीटिंग्स रखवाते हैं और रिलीफ मेजर्स जो हैं उनको भेजते हैं. तो कोई एनडीआरएफ की कोई टीम भेजनी है, मेडिसिन भेजनी है, तो क्विकली जो है वो इस चीज़ पे एक्शन लेते हैं. 10th point, preparation and monitoring of agenda. The cabinet decides in the beginning of each session what will be put forth in that session. कि कैबिनेट ही डिसाइड करते हैं कि हर बार जो सेशन होगा उसमें बिगनिंग में कौन सा बिल जो है सबसे पहले आपने रखना है और कैसी डिस्कशन करनी है. द इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट. इवन जो प्रेजिडेंट होते हैं, जैसे ही फर्स्ट सेशन होता है और पार्लियामेंट का, तो उसमें उनकी स्पीच जो है वो भी तैयार कौन करते हैं? कैबिनेट ही करते हैं. नाउ ट्रिक टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके बीच का कंटेंट जो है आप फिर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जब टीचर चेक करेंगे वो आपके पॉइंट्स ही चेक करेंगे. अगर आपका पॉइंट ही गलत है फिर वो बीच का कंटेंट भी नहीं रीड करेंगे. सो सिंपल इज़ दैट कि आपने पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, कंटेंट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख सकते हो. अब यहाँ पर लर्न करने के लिए शॉर्ट एक्रोनियम है, दैट इज़ कार, पलक, FF. और साइड में मैंने लिख भी दिया है कि इन जो वर्ड से हैं क्या, कौन सा वर्ड मैंने लिया है, कौन से पॉइंट में से लिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो. एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड कंक्लूजन इज मस्ट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन राइट एनी इंपॉर्टेंट लाइन्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel. All the best for the exam. Have a nice day.